हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि करंट अफेयर्स है वो हम छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से करंट अफेयर्स को करेंगे, क्योंकि 2 महीने का करंट अफेयर आप भी जानते हैं एक दो क्लास में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और करंट अफेयर्स जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे एग्जाम सर पे आते हैं तो हम 4 5 या 6 महीने की मैगजीन ले आते हैं, 1 साल का करंट अफेयर्स ले आते हैं और उसको फिर हम रटने की कोशिश करते हैं, जो कि 5 या 7 दिन में मुश्किल होता है कि उसको याद करना। और करंट अफेयर्स है वो एक ऐसा टॉपिक है कि वो एक सीक्वेंस से चलता है और मंथली वाइज चलता है। और वो क्या है कि एक मंथ का दूसरे मंथ से रिलेट भी करता है कहीं कहीं पे। इसलिए हम करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो मैंने फरवरी और मार्च का राजस्थान का जो करंट अफेयर था उसको 2 3 पार्ट में चैनल पे करवाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आज हमारी जो क्लास है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की होगी। एक क्लास में हम स्पोर्ट्स और पुरस्कार जितने भी 2 महीने के फरवरी और मार्च के वो करेंगे, और फिर हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स और जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक है और जितने भी जो बाकी के टॉपिक्स है उनकी एक क्लास देखेंगे। उसके बाद मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के 2 महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। उस क्वेश्चन सीरीज को आप देखना ना भूले। पहले आप ये क्लास देखिए, उसके बाद एज ए रिविजन आपके वो क्लास बहुत ही लाभदायक होगी। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि जो हमारा जो निर्वाचन विभाग है उसने अभी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ पोर्टल और एप्स जारी किए हैं। और ये पोर्टल और एप्स हमें थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो न्यूज वो पोर्टल है वो हम देखते हैं, ये है सी विजिल। तो देखिए सी विजिल ऐप हमें क्या बता रहा है। सी विजिल ऐप हमें ये बता रहा है कि हम सब जानते हैं कि चुनाव जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो उस एरिया में या देश में क्या है, आचार संहिता लागू हो जाती है। और आचार संहिता के बारे में आप सब जानते हैं कि आचार संहिता में बहुत सारे कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकते। तो आचार संहिता में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत बार जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये सी विजिल ऐप क्या काम करेगा, ये नागरिकों को सपोर्ट देता है। ये जो लोग हैं आम नागरिक, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे चुनाव जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो सी विजिल ऐप किसके बारे में है, ये है आदर्श आचार संहिता है, उसके उल्लंघन के लिए ये ऐप बनाई गई है। और इसमें जो नागरिक है उनको, मतलब नागरिक है वो रिपोर्ट करने के लिए सशक्त नागरिकों को बनाता है ये ऐप। और जो प्राप्त शिकायत है उस पर जो संबंधित अधिकारी है वो 100 मिनट में क्या है कि उसको शिकायत का निस्तारण करना जरूरी होता है। अगला जो ऐप है वो है केवाईसी, नो योर कैंडिडेट। ये पोर्टल हमें जो हमारा कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उससे रिलेटेड जानकारी हमें प्रोवाइड करवाता है कि उसने जो चुनावी ब्यौरा है वो क्या क्या दिया है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट की कोई आपराधिक इतिहास है वो जानकारी भी हमें ये उपलब्ध करवाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है सुविधा पोर्टल। ये सुविधा पोर्टल क्या काम करता है कि ये प्रत्याशियों के जो नामांकन और विभिन्न प्रकार के चुनावी अनुमति है उनके लिए है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं वो जब नामांकन भरते हैं तो जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि अगर इस पोर्टल के माध्यम से क्या है कि अब आप सब जानते हैं चुनाव में क्या है कि प्रत्याशी भी बहुत व्यस्त रहता है और जो हमारे निर्वाचन अधिकारी है उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है। अब उस टाइम पे अगर किसी रैली की अनुमति लेना है प्रशासन से, बहुत सारी क्या है कि हमें जो फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ती है। तो इस पोर्टल पे आप क्या है, अनुमति लेना और बहुत सारी जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। अगला है सक्षम। सक्षम किसके लिए है, दिव्यांगजन है उनकी मदद के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट पोर्टल देखे। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, अगली जो न्यूज है वो है ये ज्योतिसर अनुभव केंद्र बनाया गया कहाँ पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इसमें क्या है कि जो हमारे, आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में हमारे जो महाभारत काल है उससे रिलेटेड ये एक धार्मिक स्थल है। अब यहाँ पे ज्योतिसर अनुभव केंद्र में क्या है कि हिंदू पौराणिक कथा है, उनके अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा दी थी जिससे महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे एक ऐसा अनुभव केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे क्या है कि महाभारत से रिलेटेड जो हमारे पौराणिक जो कथाएं हैं उनका एक केंद्र बनाया जाएगा जिसमें हमें अध्यात्म की और धार्मिक जानकारी है वो उपलब्ध हो सकेगी। आगे देखिए, आगे है जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन।
जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसका उद्घाटन हाल ही 20 फरवरी 2024 को मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये जो ट्रेन है वो संगलदान स्टेशन और बारामूला के बीच में जो रेल लाइन है वहां पे ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो दौड़ेगी। और देखिए, बनिहाल, खारी, सुंबर और संगलदान, ये 48 किलोमीटर की एक रेलवे ट्रैक है। इस पे ये जो आपकी पटरी है वो बेलास्टिक लेस ट्रैक बीएलटी का उपयोग किया गया है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर की पहली क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 12.77 किलोमीटर खारी सुंबर के बीच इसी हिस्से में स्थित है। भारत की यदि सबसे लंबी जो परिवहन सुरंग है T50 जिसका नाम है, वो भी यहीं पे स्थित है। जब मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसमें जो राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दौसा में डीडवाना के पास वो है, बनाई गई है। उस टाइम पे भी मैंने ये फैक्ट आपको बताया था। आगे देखिए, आगे यदि हम देखें तो ये है चिनाब पुल। अब आप देखिए कि भारत में इंजीनियरिंग का इतना मतलब ऐसा अद्भुत करिश्मा भारत के इंजीनियर्स ने दिखाया, जो रेलवे इंजीनियर्स है उनको आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने भारत का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोहा मनवाया है। ये देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, ये पुल बना है। और ये पुल कहाँ पे बना है? ये बना है अपने चिनाब जो रिवर है उसके ऊपर, जम्मू में ये पुल बना है। अब देखिए, इस पुल की अगर अपन खासियत देखें, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल है। आर्क मीन्स ये ऐसे आर्क बना हुआ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क पुल है। और इसके अंदर इसकी खासियत ये है कि जो आप पेरिस में जानते हैं जो एफिल टावर है, उससे भी ज्यादा यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल हुआ है। और मतलब ऐसे कितने सारी एफिल टावर हम बना सकते हैं, इतना इस एक पुल में हमने करिश्मा दिखाया है। तो इसका उद्घाटन है वो हुआ है 20 फरवरी 2024 को, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और जम्मू कश्मीर है उसके रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच में ये बना है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है एक, वहां पे बक्कल और कोरी दो जगह है, उनके बीच में ये चिनाब रिवर के ऊपर ये पुल बनाया गया है। यदि हम बात करें, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, एक परियोजना है, उसका ये क्या है, हिस्सा। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि चिनाब पुल है वो कौन से रेलवे परियोजना का हिस्सा है, तो क्या आंसर होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का। आगे हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, हाइट की। तो ये 359 मीटर, ठीक है, नदी के तल से 359 मीटर है ये नदी का तल। यदि देखें तो ये जो लंबाई है ये 359 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी मीटर। अब आगे देखिए लंबाई, तो लंबाई है इसकी 1315 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ये लंबा पुल है। और इसमें लागत जो आई है वो है 2000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे 14,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, इसकी लागत क्यों आई है 14,000 करोड़? क्योंकि इसमें 27,000 से ज्यादा टन है वो स्टील का यूज किया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कितना इंजीनियरिंग का कितना वो करिश्मा दिखाया है हमने। आगे देखिए, आगे है सुदर्शन सेतु। अभी देखिए फरवरी में क्या हुआ, मोदी जी को ऐसे लगा कि मैं पुल, रेलवे के पुल है, सुरंग है, उनका उद्घाटन करूंगा धूमधड़ाम से। तो मोदी जी इसी क्रम में भारत भ्रमण कर रहे हैं, तो सुदर्शन सेतु बनाया है। इसका जो पूर्व नाम था वो था सिग्नेचर ब्रिज। और ये सुदर्शन सेतु कहाँ पे बना है? तो ये देखिए, ये गुजरात, जो यदि हम भारत का नक्शा देखें, जो हमारे गुजरात का जो साइड में नक्शा देखते हैं हम, गुजरात जो है वो हम सब जानते हैं तटीय इलाका है पूरा। अब इसके अंदर ये एक तो ओखा जो गुजरात की वो है भूमि, और एक है ये बेट द्वारका, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये पुल बना है। देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पुल बनाया गया है। एक तो ओखा है द्वीप, एक बेट द्वारका है, उनके बीच में क्या है कि ये पुल बनाया गया है। और भारत का ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ये देखिए, इसमें केबल लगी हुई है बहुत सारी, ये आप जैसे देख रहे हैं ये बहुत सारी केबल है। तो ये भारत का सबसे लंबा क्या है, केबल आधारित पुल, वो है पुल है। कच्छ की खाड़ी और ओखा में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके अलावा इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और इसकी जो लागत है वो है 980 करोड़ रुपए। ये कौन सा पुल है? सुदर्शन सेतु, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है ये। आगे हम देखते हैं,
आगे देखिए, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो रेलवे परियोजनाएं हैं, सुरंग है, पुल है, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी को इच्छा हुई कि मुझे ड्रेस चेंज करनी है, मुझे कपड़े बदलने हैं। ठीक है, तो कपड़े बदलने के लिए मोदी जी ने क्या किया कि भारत में सबसे बड़ा कपड़े का एक वैश्विक कार्यक्रम ही आयोजित करवा दिया। तो इसका नाम है भारत टेक्सस, भारत टेक्स नाम से, भारत टेक्सटाइल, टेक्स मीन्स टेक्सटाइल। अब ये देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो हुआ है 26 फरवरी 2024 को। भारत मंडपम, भारत मंडपम के बारे में आप सब जानते हैं। अभी हमने एक ऐसा, एक तरह से मानिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा हॉल बनाया है दिल्ली में, जहां पे हम जो विश्व स्तर के जो आयोजन है, अभी G20 का आयोजन हुआ, भारत मंडपम एक ऐसा सभागार हमने बनाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, भारत टेक्सस 2025 नाम से एक फैशन का, कपड़े का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसमें मोदी जी ने 5F बताए हैं। 5F का मतलब क्या होता है कि फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू और फॉरेन। मीन्स कि अगर कोई कपड़ा, जैसे हम बात करें बेसिकली, मतलब खेत से जैसे कपास उठाया, उसके बाद उसको धागे में कन्वर्ट किया, उसके बाद वो गया कहाँ पे, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के बाद वो फैशन में आया, फैशन के बाद उसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करो। तो ये 5 जो एफ है, 5 है, 5F वो मोदी जी ने बताए हैं। ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है भारत मंडपम में, जिसका नाम क्या है, भारत टेक्स 2025। और इसका क्या उद्देश्य है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है वहां पे ब्रांड इंडिया को क्या है, प्रोजेक्ट करना। हमारे जो इंडिया का ब्रांड है, ब्रांड इंडिया, उसको प्रोजेक्ट करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं, आगे है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये विधेयक है, अभी उत्तराखंड जो विधानसभा है वहां पे ये बिल 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ है। यूसीसी का बिल है, वो क्या है, अभी उत्तराखंड में पारित हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो सवाल आ सकता है, उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला राज्य है। यानी स्वतंत्र भारत में यूसीसी जो बिल है वो लाने वाला, ऐसा करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट राज्य है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए, जो गोवा है, गोवा के बारे में हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पुर्तगाली शासन था, और भारत की आजादी के बाद भी हमने गोवा को, बाद में क्या है, आजाद हुआ था। तो पुर्तगाली शासन के टाइम से गोवा में क्या यूसीसी लागू है। ठीक है, इसलिए ये हमने ये क्या कहा कि स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, यूसीसी लाने वाला। उद्देश्य क्या है इसका कि जो नागरिक कानून है उनमें एक रूपता लाना। अब देखिए, हमारे लिए जो करंट अफेयर्स राजस्थान के एग्जाम्स के लिए जो सवाल बन सकते थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम इस बिल के प्रावधानों की बात करें तो हमारे लिए वो इतने जरूरी नहीं है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप है, शादी, जो विवाह है, उनके बारे में बताया गया है। तो वो क्या है, उत्तराखंड के जो वहां पे जो कानून है, और अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनको क्या है, इस कानून से बाहर रखा गया है। तो इसका मकसद क्या है कि जो नागरिक कानून है उनमें एक रूपता लाई जाए। अपने को याद क्या रखना है कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है, और गोवा में क्या है कि पुर्तगाली शासन के वक्त से यूसीसी लागू है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे है सेला सुरंग परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेला सुरंग परियोजना, ये देखिए, अब ये सुरंग हमने बनाई है अरुणाचल में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सब जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे पास में अपने चाइना बॉर्डर लगता है, और चाइना बॉर्डर पे हमारे बहुत बार क्या होता है कि वहां पे बर्फबारी होती है, और ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पे जो सैन्य जो मार्च है या सैन्य जो टुकड़ी है उनकी आवागमन है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और ये सुरंग है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी, और भारत की जो सीमावर्ती जो अपनी सुरक्षा है उसको बहुत मजबूत करेगी। अब देखिए, 13,000 फीट पर ये सुरंग बनाई गई है, 13,000 फीट की हाइट पे ये सुरंग बनी है। और बीआरओ जो है, बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सीमा जो सड़क संगठन है बीआरओ, इसने ये रोड बनाई है। अब देखिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 13,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है, वहां पे दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन, जो बाई लेन सड़क है, वो ये सुरंग है। यहाँ पे दोनों साइड में देखिए 2 लेन है यहाँ पे। तो ये 2 लेन सड़क है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है, कहाँ पे, 13,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर। आप देखिए भारत मतलब कितनी तरक्की कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में ये स्थित है। तो सवाल क्या बन सकते हैं, सेला सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश।
कहाँ पे है? पश्चिम कामेंग जिले में। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये है। 2 लेन्स जो है वो सुरंग है। ये क्या करेगी? ये जो असम है, असम का तेजपुर इलाका है और अरुणाचल प्रदेश का तवांग है, उनको जोड़ेगा ये जो रोड है असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग से जोड़ेगा। अब देखिए एक मैप की सहायता से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि ये कहाँ पे है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के नक्शे में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा नक्शा है, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये हमारा है आसाम। तो आसाम में यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तेजपुर और यहाँ पे है तवांग। ठीक है, तो तवांग यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? चाइना। अब ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे ये जाएगा, ये परियोजना है असम का तेजपुर और ये है तवांग। अब ये यहाँ पे ये बनाई गई है सुरंग। तो आप देखिए कि हमने जो चाइना बॉर्डर है ये हमारी क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी यहाँ से। तो ये परियोजना है कौन सी? सेला सुरंग परियोजना। आगे हम देखते हैं। आगे है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। ये किसके लिए है? ये है पेपर नकल को रोकने के लिए। हाल ही में बहुत ही जो करंट का रिसेंटली बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जितने भी राज्य हैं, सभी सरकारों के द्वारा ये एक नाकामी, मतलब आप नाकामी बोल सकते हैं कि पेपर लीक है वो रुक नहीं पा रहे हैं और जो अभ्यर्थी है वो, जो ईमानदार अभ्यर्थी है वो बेचारे, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अब देखिए ये विधेयक केंद्र सरकार ने पारित किया, अभी लेके आए हैं। इसमें क्या है कि ये लोकसभा में ये जो विधेयक है वो पारित हुआ 6 फरवरी 2024 को और राज्यसभा में भी ये पारित हुआ है 9 फरवरी 2024 को। ये विधेयक, इसमें क्या प्रावधान है उनको थोड़ा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है कि इसमें 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है, उसका प्रावधान किया गया है। 3 से 5 वर्ष तक का कारावास, उसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरा है कि संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। जो पेपर लीक माफिया गैंग बनी हुई है, संगठित अपराध मीन्स कि जो गैंग्स बनी हुई है, उनके लिए सजा क्या है? 5 से 10 वर्ष और वैसे है 3 से 5 वर्ष। उसके बाद है परीक्षा के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। यानी कि जो आयोग है वो सेवा प्रदाता के रूप में जिन एजेंसीज की मदद लेती है परीक्षा करवाने के लिए, उन पे भी क्या है? 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद है सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमन योग्य होंगे। अब देखिए जितने भी अपराध है वो गैर शमन योग्य, मतलब गैर जमानती, आप जानते हैं कि जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। और जो आपके गैर शमनीय, इसका मतलब होता है कि यदि, मतलब जो परिवादी है और जो अपराधी है उनके बीच में समझौता भी हो गया तो भी सरकार बोलेगी नहीं, हम मुकदमा जारी रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। यदि परिवादी और अभ्यर्थियों के बीच में, वो अपराधियों के बीच में कोई समझौता भी हो जाता है कि नहीं हम मामले का निपटान करना चाहते हैं, पर मुकदमा क्या है वो चलता रहेगा, इसमें कार्यवाही है वो रुकेगी नहीं। और यह विधेयक राज्यों को, जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने विवेक पे निर्णय लेने के लिए, सोचने के लिए बाध्य नहीं है कि भाई राज्य सरकार है वो चाहे तो अपना सकती है। और ये एक आदर्श मॉडल के रूप में क्या है कि कार्य करेगा, कि राज्य सरकारों के लिए एक आदर्श मॉडल होगा कि केंद्र के द्वारा एक विधेयक बनाया गया, एक बिल लेके आए हैं, वो एक आदर्श मॉडल के रूप में काम करेगा। और अभ्यर्थियों को इस कानून के दायरे से वो बाहर रखा गया है। जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, उनको इस कानून से बाहर रखा गया है। और इसमें जैसे केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय जो इंस्टीट्यूट है, या फिर केंद्र के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है, वो सारी एग्जाम इसमें कवर होगी। तो ये विधेयक हमने देखा। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए जो इफ्को है, इफ्को के बारे में आप सब जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को को जो दुनिया की 300 जो टॉप जो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनमें फर्स्ट पोजीशन, और ये अभी नहीं, ये पुनः नामित हुआ है, यानी इससे पहले भी फर्स्ट पे था। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि जो इफ्को हमारी कोऑपरेटिव एक सोसाइटी है जो क्या करती है कि जो फर्टिलाइजर है किसानों के लिए वो सारे बनाती है। इफ्को के आप प्रोडक्ट देखते हो
नीम यूरिया, नीम कोटेड यूरिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप इफ्को के देखते हैं। तो ये जो टॉप 300 दुनिया की जो कोऑपरेटिव इस टाइप की संस्थाएं हैं, उनमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इफ्को। मतलब सहकारी संस्थाएं हैं, उनमें इफ्को फर्स्ट नंबर पे है। और इफ्को के अगर एमडी की बात की जाए तो उनका नाम है उदय शंकर अवस्थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उदय शंकर अवस्थी जी है वो इफ्को के एमडी है। आगे हम देखते हैं, थूथुकुडी तमिलनाडु में एक जगह है, साउथ में तमिलनाडु है, थूथुकुडी वहां पे एक जगह है, वहां पे हमने बनाया है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट, वहां पे बनेगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका हब पोर्ट कहां पे बनेगा? थूथुकुडी तमिलनाडु में। और वहां पे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, पोर्ट है, यहाँ पे ये बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट कहां पे बनेगा? थूथुकुडी तमिलनाडु में। अब देखिए, आप तस्वीर में एक वो देख रहे हैं कि ये फुटबॉल को इतनी ऊंची बिल्डिंग पे क्यों रख दिया है? ये फुटबॉल नहीं है, यहाँ पे बना है भोपाल, एमपी के अंदर। एमपी की क्या है? कैपिटल भोपाल। और वहां पे जो सिलखेड़ा एक जगह है, वहां पे 72 मीटर ऊंचा देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर है। ये देखिए, ये मौसम टावर बनाया गया। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पे? भोपाल में। भोपाल के पास सिलखेड़ा जगह है, वहां पे बना है। और साउथ एशिया का पहला और सबसे बड़ा ये मौसम टावर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन के बारे में आप जानते ही हैं, ये है डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया है? ये बनाया गया बिहार। बिहार में जो पटना है, बिहार की कैपिटल, जो पटना विश्वविद्यालय उसके परिसर में गंगा नदी के किनारे पे ये बनाया गया है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, हम डॉल्फिन के बारे में इतना गहराई से क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज देखिए। जो गंगा की डॉल्फिन है, जो गंगा की डॉल्फिन है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया है? ये पटना में, जो पटना विश्वविद्यालय है वहां पे बनाया गया है। दूसरा क्या है कि ये गंगा जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा जेनगेटिका। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि यह भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें हम देखते हैं भारत, बांग्लादेश और नेपाल। आप गंगा रिवर देखते हैं, ठीक है, तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल है, उसमें जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है। आसाम में आप देखते हैं जो गुवाहाटी है, वहां पे ब्रह्मपुत्र का वो नदी है और मेघना नदी है बांग्लादेश में। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो ये गंगा डॉल्फिन इन एरिया में पाई जाती है। और भारत के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उनके द्वारा 18 मई 2010 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश है, उसके निचली दिबांग घाटी है, वहां पे मुनली गांव है, उसके समीप में ये परियोजना बनेगी, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ पे क्या है? एक बांध बनाया जाएगा, ये दिबांग घाटी है यहाँ पे। तो ये 278 मीटर ऊंचा एक बांध होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 278 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध कहां पे होगा? ये दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में, मुनली एक गांव है, उसके समीप में बनेगा। अब देखिए, जो बांध का निर्माण है वो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जिसको आरसीसी हम बोलते हैं शॉर्ट में, तो आरसीसी तकनीक से किया जाएगा। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा और भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी का बांध बनेगा। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है अरुणाचल से रिलेटेड, कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र, पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, वो अरुणाचल प्रदेश में यहीं पे बनेगा। रोइंग दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, 5 आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो 5 कौन कौन सी है देखते हैं। कर्नाटक में
3 आर्द्र भूमियां हैं जिनको क्या है, आर्द्र भूमि वो रामसर साइट का दर्जा मिला है। एक है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, दूसरा है अगनाशिनी मुहाना, तीसरा है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान के अगर किसी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी के सवाल आ रहे हैं या फिर करंट में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। कर्नाटक में 3 कौन सी जगह, एक बार फिर देखिए, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनाशिनी मुहाना और तीसरा है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ये कर्नाटक के 3 जगह जहाँ पे जिनको क्या मिला है, रामसर साइट का दर्जा। और 2 है तमिलनाडु में, एक का नाम है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व। लॉन्गवुड शोला रिजर्व और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये 5 स्थल है, इनको मिला है। रामसर साइट से बारे में थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जो सबसे अधिक रामसर साइट है भारत में वो है, फर्स्ट पे कौन है, तमिलनाडु, और सेकंड पे है आपके यूपी। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और यूपी में सेकंड नंबर पे है। और यदि मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन आप अच्छे बारे में जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जहाँ पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, मैंग्रोव वहां पे क्या है जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और सबसे छोटा जो रामसर साइट है वो है चेम्बनूर कॉम्प्लेक्स, ये है तमिलनाडु में। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये है पेंटानल, साउथ अमेरिका में ये जगह है। और आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि, विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। तो ये हमने देखा 5 श्लोक को क्या है, रामसर साइट का दर्जा मिला है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये कौन से आम है, ये मैंगो या आम नहीं है, ये है नींबू। और वहां पे गुवाहाटी में, असम में, असम की बात करें तो असम में नींबू को बोला जाता है नेमू। तो इसका नाम है, इस फल का नाम है काजी नेमू। और काजी नेमू को हाल ही में असम का राज्य फल घोषित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें विटामिन सी जो हाई वैल्यू पाई जाती है विटामिन सी की, और इसको अभी असम का राज्य फल घोषित किया गया। नाम क्या है, काजी नेमू। 2006 2016 में इसको जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन टैग मिला था 2016 में। और ये अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है ये फल। तो ये हमने देखा काजी नेमू के बारे में, जिसको असम का राष्ट्रीय वो राज्य फल घोषित किया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, ये एक एमटीबी वेक, एमटीबी वेक नाम से एक टीबी की वैक्सीन बनाई गई है। ये वैक्सीन किसने बनाई है, ये वैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक इंटरनेशनल है, और एक स्पेन की एक कंपनी है फार्मा, उन दोनों ने बनाई है। और भारत बायोटेक इंटरनेशनल है उसने अभी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। जो अभी वयस्क है उनमें इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। अब आप सब जानते हैं बीसीजी की एक वो टीका आता है, वो इसमें काम में लिया जाता है। अब ये वैक्सीन बन रही है। अब हमारे लिए ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टीबी की यह पहली वैक्सीन है जिसे मानव स्रोत से तैयार किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। नाम क्या है, एमटीबी, ये एमटीबी वैक नाम से ये टीबी की वैक्सीन है। अब आगे देखिए, आगे आप देख रहे हैं ये कोई चट्टाने या इस टाइप का कोई नहीं है, ये है जो समुद्री एक वो है, मोलस्क है ये समुद्री। तो ये जिसको मोलस्क को हम स्लग बोलते हैं, समुद्री स्लग बोलते हैं, ये अभी यहाँ पे जो आपके बंगाल और उड़ीसा का जो तट है यहाँ पे इनकी खोज हुई है। ये एक नई प्रजाति मिली है, समुद्री प्रजाति। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नाम है जो हमारी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई ने हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति, जिसका नाम क्या रखा है, अभी हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा है। नाम क्या है इसका, मेलानोप्लॉमिस द्रौपदी, ये इसका नाम हमने अभी रखा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं, आगे है, आप ये देख रहे हैं 2 तस्वीरें जिनमें सुंदर सी कलाकृतियां बनाई गई है, और इनमें क्या कि चांदी की नक्काशी की गई है। तो हमारे लिए सवाल क्या बनता है यहाँ से कि जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य में कटक एक जगह है,
कटक की प्रसिद्ध चांदी ताराकशी, इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। तो इंपॉर्टेंट क्या हमारे जो कटक कहाँ पे है, ओडिशा में, और कटक की जो चांदी की ताराकशी है उसको मिला है जीआई टैग। और इसको रूपा ताराकशी या सिल्वर फिलिग्री नाम से जाना जाता है। रूपा ताराकशी या सिल्वर फिलिग्री नाम से इसको जाना जाता है। हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि जो फरवरी और मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट दिवस है और उनकी थीम है उनको हम देखते हैं। 5-7 जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। थीम क्या है इस वर्ष की 2024 की? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। सेकंड है विश्व कैंसर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और जो थीम है 2024 की वो है क्लोज द केयर गैप। थर्ड है कि जो आपके 20 फरवरी का दिन है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि मिजोरम और अरुणाचल है उनका, वो दोनों राज्य है, उनका स्थापना दिवस है। कौन सा? 20 फरवरी। तो 20 फरवरी 1987 को ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए। मिजोरम 23वां राज्य और जो आपके अरुणाचल प्रदेश है वो 24वां राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन के लिए? पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, वहां से ये सवाल आ सकता है। तो 23वां और 24वां राज्य कौन सा बना? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कब हुई स्थापना? 20 फरवरी 1987 को। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस वर्ष की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये इस वर्ष की थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। थीम है महिलाओं में निवेश, मतलब इन्वेस्ट इन वुमेन, प्रगति में तेजी लाए, ये थीम है। छठा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इस वर्ष की थीम क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ एआई का मतलब है कि उपभोक्ता है उनके लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई है, उसके बारे में बताया गया इस वर्ष की जो थीम है। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये है 16 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और इस वर्ष की थीम क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग। आप सब जानते हैं कि एक विद्वान ने कहा था कि जो अगला विश्व युद्ध है वो होगा जल के लिए, पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। तो इस वर्ष की थीम क्या देखिए? शांति के लिए जल का उपयोग, कि भाई शांति के लिए जल का उपयोग करो। नौवा हम देखते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस 23 मार्च को। हम सब जानते हैं जो भगत सिंह, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, तो आपके राजगुरु जी और उनके सुखदेव जी, उनके याद में हम 23 मार्च में शहीद दिवस मनाते हैं। फिर है अर्थ ओवर। अर्थ ओवर का मतलब क्या है? अर्थ ओवर 2024 ये 23 मार्च को। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें यह होता है कि जो पूरी दुनिया के जितने भी जो संगठन है और जितने भी जो परिवार है, हाउस होल्ड है, उनसे एक अपील की जाती है, जो अपने क्लाइमेट पर्यावरण के लिए वो अपील की जाती है कि आप जैसे लगभग 8 से 9 बजे का टाइम होता है ये, कि 8 से 9 बजे शाम को जो भी स्थानीय टाइम होता है उसके अनुसार, और 1 घंटे के लिए हम जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो ये एक अपील की जाती है। ये तो अर्थ ओवर 2024 23 मार्च को। उसके बाद है विश्व टीबी दिवस। ये है 24 मार्च को। सॉरी, अर्थ ओवर है ये है 23 मार्च और विश्व टीबी दिवस है 24 मार्च को। आगे हम देखते हैं कि वो आपके फरवरी दो और उसमें मार्च 2024 में जितनी प्रमुख नियुक्तियां हुई है केंद्र स्तर पे राजस्थान की, हमने राजस्थान करंट अफेयर्स में देखी, वो सारी हम देखते हैं। तो देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है जिसको ट्राई बोलते हैं। तो ट्राई के नए अध्यक्ष किन को बनाया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। अगले देखिए, भारत के नए लोकपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, न्यायमूर्ति अजय माणिक खानविलकर, इनको भारत के नए लोकपाल बनाए गए हैं। क्या नाम है?
न्यायमूर्ति अजय माणिक खानविलकर। तीसरे हैं प्रसार भारती है, उनके नए अध्यक्ष वो बनाए गए हैं नवनीत कुमार सहगल जी को। चौथा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सीबीएसई है, उनके नए अध्यक्ष किनको बनाए गए हैं? राहुल सिंह को। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना जी। आगे है आईसीएआई है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, सीए के लिए जो हमारे वो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल जी को। सातवें हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, उनकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है न्यायाधीश रितु बाहरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जिनका नाम है न्यायाधीश रितु बाहरी। उसके बाद है यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें नए सदस्य की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है संजय वर्मा। अगला भारतीय निर्वाचन आयोग है, पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकॉन, जो पैरा श्रेणी होती है पीडब्ल्यूडी, उसमें नेशनल आइकॉन बनाया शीतल देवी को। ये शीतल देवी है, वो पैरा तीरंदाज है, बहुत ही मोटिवेशनल महिला है। आप कभी देखना, इनके वीडियोस देखना, फोटो देखना, व्हील चेयर पे ये, इनके हाथ नहीं है दोनों, और ये पैर से तीरंदाजी करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल है। आप देखना टाइम मिले तो आपको वीडियो। उसके बाद है प्रेस सूचना ब्यूरो, जो पीआईबी है, उनके प्रमुख की नियुक्ति हुई है शेफाली शरण। पीआईबी के बारे में आप जानते हैं, पीआईबी जो है, आप डेली जो भी न्यूज वगैरह देखते हैं करंट अफेयर्स की, वो सारी जो भारत में जितने भी रोज के घटनाक्रम होते हैं सरकारी विभागों के, मंत्रालयों के, वो पीआईबी पे प्रसारण किया जाता है। तो उनके प्रमुख की नियुक्ति हुई, किनको बनाया गया? शेफाली शरण को। आगे देखते हैं, आगे देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो फरवरी में निर्वाचन आयुक्त है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति हुई है सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दो निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। और भारत के निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, उनका नाम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उनके नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है एस एस राजीव, सॉरी ए एस राजीव, इनका नाम है ए एस राजीव। सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई है। उसके बाद है कि भारत में अभी हाल ही में 2 महीने में हम देखें तो 4 नए राजदूत बनाए गए हैं। जो आपके राजदूत आप जानते हो, एम्बेसडर जिनको बोलते हैं, अभिलाषा जोशी है, इनको चिल्ली गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय कुमार, इनको रूसी संघ का, और टी आर्मस्ट्रांग चांगसन, इनको क्यूबा गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। चौथे हैं नरेश कुमार, इनको मारिटोनिया, एक इस्लामिक वो कंट्री है, वहां का बनाया गया है राजदूत। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है एनआईए, उनके नए महानिदेशक किनको बनाया गया? आईपीएस सदानंद बसंत। फिर देखिए सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति के बारे में आप जानते हैं, इन्फोसिस है, उनके जो इन्फोसिस के जो फाउंडेशन है उनकी पूर्व अध्यक्ष रही हैं सुधा मूर्ति। और जो इन्फोसिस के जो फाउंडर है, संस्थापक नारायण मूर्ति जी, उनकी ये धर्मपत्नी है। तो इनको अभी राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर किनको बनाया गया? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। स्नाइपर का मतलब एक शिकारी की तरह संज्ञा दी जाती है बीएसएफ में, कि जो बहुत ही जो कुशल वो होते हैं आपके, मतलब क्या बोलते हैं, तीरंदाज मान लीजिए या निशानेबाज होते हैं स्नाइपर। तो इनको बनाया गया है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, किनको? सुमन कुमारी जी को। आगे हम देखते हैं कि प्रमुख योजनाएं, मिशन और कार्यक्रम पोर्टल 2 महीने में जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। अब देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अभी अधिसूचना जारी कर 3 नए दंड कानून लागू किए हैं। आप सब जानते हैं, हम यदि बात करें सीआरपीसी या फिर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो हमारे अंग्रेजों के वक्त से, ब्रिटिश काल से हमारे कानून है। तो भारत सरकार ने हाल ही में उनमें संशोधन करते हुए 3 नए दंड कानून बनाए हैं, पुराने थे उनको खत्म किए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सवाल हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है कि 3 नए दंड कानून कब से लागू
किए जाएंगे 1 जुलाई 2024 से क्या है, लागू होंगे। पहला तो इंपॉर्टेंट यही सवाल हो गया। अब देखिए पुराने कौन से 3 कानून थे। एक था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी जिसको बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड। एक है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872। इन तीनों कानूनों की जगह अब नया क्या है, भारतीय न्याय संहिता, जिसका नाम शॉर्ट में हमने रख दिया बीएनएस। जो पहले आईपीसी था बीएनएस हो गया 2023। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो साक्ष्य अधिनियम 1872 का था उसको अब हमने हटा दिया, अब हो गया 2023 का। अब देखिए हम मुख्य प्रावधान देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनमें क्या बदलाव किया है हमने, देखिए आईपीसी जो पहले वाला था उसमें 511 धाराएं थी, अब बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, 358। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि बीएनएस है उसमें कितनी धाराएं हैं, 358। उसके बाद देखिए जो सीआरपीसी वो था सीआरपीसी, उसमें पहले 484 धाराएं थी, जो आपके भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी उसमें, और अब इसमें कितनी धाराएं हो गई है, 531। तो इसमें कितनी हो गई है, 531 आपके। उसके बाद है साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट है उसमें पहले 167 धाराएं थी, अब हो गई है 170। तो एविडेंस एक्ट में कितनी धाराएं हो गई, 170। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन पूछ सकते हैं कि भाई टोटल कितने सेक्शन अभी है। बाकी अंदर आप, क्योंकि हम कोई लीगल जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी नहीं कर रहे, लॉ से रिलेटेड हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सब जानते हैं अंग्रेजों के टाइम पे, जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता था, और भारत में क्या इसका बहुत विरोध होता था। अब राजद्रोह है जो शब्द है इसको समाप्त कर दिया है, अब देशद्रोह एक शब्द नया ले आए हैं कि देशद्रोह है उसको दंडनीय अपराध होगा, राजद्रोह शब्द है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद है कि बीएनएस में पहली बार आतंकवाद को, जो आतंकवाद शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन, कि पहली बार आतंकवाद को बीएनएस में वो परिभाषित किया गया है। उसके बाद पहली बार मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम है उसको अलग अलग प्रकार की हत्या में वर्गीकृत किया गया है। आप सब जानते हैं मॉब लिंचिंग है और जो हेट क्राइम है वो हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ी है, तो इनको क्या किया गया है कि परिभाषित किया गया, हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया इनको। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे है दो कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार के, वो देखिए एक है मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जिसका नाम है किलकारी। किलकारी आप जानते हैं, जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो रोता है या हंसता है उसकी जो गूंज होती है उसको किलकारी बोलते हैं। अब बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में क्या है कि एक आईवीआर आधारित एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको क्या है कि मोबाइल से उनको एक निशुल्क सेवा दी जाएगी, जिसमें वो जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में राय ले सकती है, डॉक्टर से राय ले सकती है। तो बहुत ही अच्छी एक ये मोबाइल सेवा बनाई गई है। अब देखिए यह सेवा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और लाभार्थियों के लिए निःशुल्क है, एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। गर्भावस्था के दूसरे तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष तक का होने तक सीधे परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय उपयुक्त 72 ऑडियो संदेश भेजता है। ये ऑडियो संदेश भेजता है कि भाई आप बच्चे का जो टीकाकरण है वो कब करवाएंगे, आप इस टाइम पे क्या करेंगे, देखभाल से संबंधित सारी सूचनाएं ये ऑडियो संदेश भेजेगा ये मोबाइल सेवा। उसके बाद है मोबाइल अकादमी। तो मोबाइल अकादमी क्या है, यह निशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जैसे आप आशा सहयोगिनी देखते हैं आशा, उनके ज्ञान को विस्तारित और ताजा करने और उनके मोबाइल फोन के माध्यम से उनके संचार कौशल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नाम क्या है, मोबाइल अकादमी। ठीक है, तो ये दो कार्यक्रम हमने देखे, किलकारी और मोबाइल अकादमी। आगे हम देखते हैं नीति आयोग का ग्रो पोर्टल। ग्रो पोर्टल है, पहला सवाल क्वेश्चन आएगा, ग्रो पोर्टल का संबंध है, नीचे दे देगा दूरसंचार विभाग, नीति आयोग, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहला क्या है, नीति आयोग का है ग्रो पोर्टल। अब ये ग्रो पोर्टल है किस चीज के लिए, तो वो देखिए
कि ग्रो पोर्टल में क्या है कि इसरो और जो हमारा नीति आयोग है उनका एक समन्वित प्रयास है। इसमें क्या किया है कि जो बंजर भूमि है भारत की उसको फिर से हरा भरा करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो आप सब जानते हैं भुवन एक सैटेलाइट है भुवन, इस भुवन की मदद ली जाएगी कि इसमें हम सैटेलाइट के माध्यम से जो बंजर भूमि है उसका एक नक्शा है वो बनाएंगे, उसके बाद कैसे उसको हम हरा भरा करेंगे। तो ये नीति आयोग का क्या है, ग्रो पोर्टल। अब देखिए सैटेलाइट डेटा और कृषि वानिकी के जरिए देश में वन क्षेत्र में सुधार करना इसका क्या है, उद्देश्य। नीति आयोग और इसरो का समन्वित प्रयास है ये। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 2030 तक भारत के 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को दोबारा विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है ग्रो पोर्टल। अब आगे देखिए, आगे है संगम। संगम एक डिजिटल ट्विन पहल है जो दूरसंचार विभाग है उसकी ये पहल है। इसमें क्या है कि जो उद्योग है, उद्योग स्टार्टअप है, आपके एमएसएमई है, शिक्षाविद है, उनके जो वैचारिक जो कौशल है, अभिव्यक्ति है, उसको ये एक मंच प्रदान करेगा। नाम क्या है, संगम डिजिटल ट्विन पहल। किसकी है, दूरसंचार विभाग की। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए मोदी जी अपने जो चश्मा है उसको नीचे करके देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइबर क्राइम है, धोखाधड़ी है, ठगने के केस ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो मोदी जी ने चश्मा नीचे किया और बताया कि अब देखिए मेरे चक्षु है वो खुल चुके हैं, अब कोई बचेगा नहीं। तो इस पोर्टल ये बनाया है, इसका नाम है चक्षु पोर्टल। चक्षु का मतलब आप सब जानते हैं आंखें होता है, जो आईज होती है, चक्षु का मतलब। अब देखिए कि इसमें क्या होगा कि इस सुविधा में उपयोगकर्ता फ्रॉड कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप चैट से शिकायत कर सकते हैं। आप सब जानते हैं ऑनलाइन ठगी होती है, साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए चक्षु पोर्टल आया है। और दूरसंचार विभाग है ना, वो टेलीकॉम यूजर के लिए इस पोर्टल को उसने बनाया है। अब ये एक संचार सारथी .gov.in SFC, ये एक वो है संचार सारथी एक पोर्टल है दूरसंचार विभाग का। तो इस पोर्टल पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आम आदमी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है संचार सारथी .gov.in। ये एक पोर्टल है, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल देखिए मोदी जी बोल रहे हैं सरकार की तीसरी आंख चक्षु पोर्टल हुआ लॉन्च, अब सब पर रहेगी नजरें। उसके बाद है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, ये सरकार ने अभी बनाया है, आईआईटी मद्रास है वो इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा। और इसका मकसद जो उद्देश्य है वो है कॉलेज के जो छात्र है उनमें रोजगार क्षमता में वृद्धि करेगा। जो कॉलेज के छात्र है उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्किल्स के बारे में ये बताएगा। नाम क्या है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। एग्जाम में सवाल आते हैं, 4 पोर्टल दे दिए, उसके सामने जो उनके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनके नाम दिए कि ये पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें भी जानना जरूरी है। मैंने आपको लगभग जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसमें पुरस्कार, स्पोर्ट्स और साइंस टेक के वीडियो, वो आपके करंट के टॉपिक छोड़ के लगभग सारे टॉपिक करवा दिए। अब थोड़े से टॉपिक और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा है ये शब्द, उससे नीचे कई सवाल पूछते हैं। तो ये पहला है सी स्पेस। सी स्पेस क्या है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। आप हॉटस्टार देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, अब भारत सरकार बोली हम भी ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। नाम क्या है, सी स्पेस, जो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस पे क्या है कि जो नेशनल पुरस्कार और इंटरनेशनल पुरस्कार जो जीती हुई फिल्में हैं उनको इस पे दिखाया जाएगा। आप सोच रहे हैं इस पे हम आईपीएल देखेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। इस पे जो हमारी जो बेहतरीन फिल्में हैं फिल्म सिनेमा की, जिनको पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिल चुके हैं, उनको इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा। उसके बाद है आयरिश। आयरिश है देश की पहली एआई टीचर है, देश की पहली एआई टीचर है। कहाँ पे, केरल में लॉन्च किया गया आयरिश को, जो एआई टीचर है देश की पहली। नाम क्या है, आयरिश। उसके बाद है गेवरा खान। गेवरा खान क्यों चर्चा में रही, देखिए गेवरा खान है कोल इंडिया लिमिटेड है, जो हमारे कोयले का सबसे बड़ा जो वो सार्वजनिक उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड।
उसकी एक खान है गेवरा छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसको एशिया, अभी हाल ही में ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गेवरा खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, कोल इंडिया लिमिटेड की एक खान है। आगे है एम्स भोपाल, क्यों चर्चा में रहा? तो एम्स भोपाल है, वहां पे देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है, उसकी शुरुआत हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी पहल है कि ट्रांसजेंडर के लिए भी एक क्लिनिक बनाया गया है, कहाँ पे? एम्स भोपाल में। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस क्यों चर्चा में रहा? फ्रांस है वो यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। तो मैंने आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसमें बहुत सारे फैक्ट है, वो सारे हमने कंसाइज तरीके से देखे हैं। अब हमारी एक क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, साइंस टेक है, और जो एक क्लास में हम पुरस्कार और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको क्लासेस करंट अफेयर्स की अच्छी वो लग रही है तो कमेंट में आप फीडबैक दीजिए, यदि इनमें कोई कमी है तो उसका भी फीडबैक दीजिए, और जो हमारा चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो किसी कोई भी वंचित अभ्यर्थी है जो करंट अफेयर्स में दिक्कत महसूस कर रहा है उसको लाभ पहुंचे। और हम सारे यूट्यूब पे जितने भी क्लासें हमारी निःशुल्क रहेगी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।